नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपने पिछली वीडियो जो है वो रिवाइज़ कर ली होंगी और आपने अपने नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। क्लासिकल के अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हम इसके टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम क्लासिकल थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक अपना पढ़ते हैं। चलो, अब जो था एडमिनिस्ट्रेटिव हम अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल का सेकंड पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिया था वो किन्होंने दिया था? हेनरी फ्योल ने। किन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव? हेनरी फ्योल जी ने दिया था, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे मैनेजमेंट के। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने? 14 प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। और बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव किसके कंसेप्ट था? तो वो हेनरी फ्योल का था। ठीक है, तो आप इस तरह से आ सकते हो। कई बार इसके लिए आ सकता है कि भाई कौन कौन से थे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके 14 प्रिंसिपल को याद रखना थोड़ा सा है, तो फिर इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आप इस ट्रिक के थ्रू आप इसको लंबे समय तक जो है इसको अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। क्या है 14 प्रिंसिपल और उसकी क्या ट्रिक है? डैड यू सी यू एस सर ओ आई सी। क्या है? डैड यू सी यू एस सर ओ आई सी। अगर उसका हिंदी में इसकी कहानी बताऊं तो एक बच्चा अपने फादर से बोलता है, डैड यू सी आप दिख रहे हैं हमारे यूएस सर जैसे। तो उनके पिता बोलते, ओ आई सी मैं उन जैसा दिख रहा हूँ। क्या है? डैड यू सी यूएस सर ओ आई सी। ये क्या है? ट्रिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को याद करने की ये ट्रिक है। डैड यू सी यू एस सर ओ आई सी। ठीक है, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहले इन्होंने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो काम है, जो वर्क लोड है, वो क्या कर दो? डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू द पर्सन क्वालिफिकेशन स्किल। क्या करना है? हमने अपने वर्क को क्या कर देना? डिवाइड कर देना, जिससे क्या होगा? काम जो है वो स्मूथली चले। ठीक है, ए क्या है? ए मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंसेप्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब क्या है? जैसे आपके टीचर हैं, टीचर के पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है काम करवाने की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस काम को टाइमली और अच्छे ढंग से करने की। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नाउ अब आपने क्या करना है? अब आपकी जो अथॉरिटी जो थी, जो उन्होंने काम दिया है, उसको आपने अच्छी तरह से करना है। अब आप उसके लिए यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ओके, नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन। ठीक है, डी मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? देखो, डिसिप्लिन किसी भी काम में हो तो डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप टाइमली जाएं, टाइमली अपना अच्छे से काम करें, तो डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। एक तो होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों को मैं एक साथ पढ़ाती हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि आपको कितने पर्सन जो है वो कमांड दे रहे हैं एक टाइम पे। ठीक है, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपका एक तो बॉस है और आपके ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है, वो कितने पर्सन हैं जो आपको कमांड दे रहे हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम सभी अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट हम सबका मेन मकसद क्या है कि अपने गोल को अचीव करना है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, बट उन सबका मेन गोल क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, हमें प्रॉफिट में हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है? डायरेक्शन, बल्कि हम सबका डायरेक्शन क्या है? एक है। और कमांड कि हमें कौन कौन पर्सन जो है वो कमांड दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सी मतलब सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? प्रॉपर रूल है, रेगुलेशन है, पूरी हायरार्की से काम हो रहा है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर है, वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हम फॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको काम करने के लिए पूरी हायरार्की बनी हुई है, पूरे स्टेप वाइज पूरे प्रोसीजर से जब काम चलता है, पूरे रूल्स रेगुलेशन से काम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एस मीन्स स्केलर चेन। स्केलर चेन मैं आपको थोड़े टाइम में बताती हूँ। स्केलर चेन और गैंग प्लैंक। ठीक है, स्केलर चेन और गैंग प्लैंक क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, अभी आपने ये रखना है एस फॉर स्केलर चेन। ठीक है,
अब ये एस क्या है, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि क्या है, सभी पर्सन का अलग अलग इंडिविजुअली इंटरेस्ट होगा, सभी के अपने अपने काम करने की रोल्स अलग होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, बट उस सब का मेन मकसद क्या है, उससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, है ना। देखो आप ऑर्गेनाइजेशन में सभी अपना अपना काम कर रही हैं, पर उस काम का फायदा क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही है ना। आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो क्या है, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर रेम्यूनरेशन। देखो हर एक पर्सन काम किस लिए कर रहा है, कि उसको अच्छा काम करेगा तो अच्छा पैसे मिलेंगे, तो रेम्यूनरेशन, कि जैसा पर्सन काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, जब आपको कोई काम करने के लिए ऑर्डर आए कि आपको ये काम करना है विद इन स्पेसिफिक टाइम ने, क्योंकि आपको ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब आपके जो हायर अथॉरिटी है वो आपको ऑर्डर देती है काम करने के लिए, ठीक है। अगला है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, कि आपको कई बार क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, आपको कुछ ना कुछ अपने आगे बढ़ना पड़ता है ना, अपने उससे आपको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो करना पड़ता है। अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन आज काम कर रहा है वो जल्दी छोड़ कर ना जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। मान लो कोई पर्सन अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो मेरा मेन यही रहेगा कि मैं उसके ऊपर पूरा एफर्ट लगाऊं, उसको पूरा ट्रेन करूं, काम सिखाऊं, पर वो क्या है, वो क्या आएगा, वो लंबे समय तक टिका रहे मेरे ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय आ जा रहे हैं 2 दिन बाद छोड़कर चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मेन ये है कि आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे, बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, कि आपने चाहे कोई पर्सन टॉप मैनेजमेंट में टॉप उस पर काम कर रहा है, चाहे कोई मिडल, चाहे कोई लो उस पर काम कर रहा है, आपने तीनों लेवल पे जो पर्सन काम कर रहे हैं, आपने तीनों को इक्वली जो है वो ट्रीट करना है। कोई आपको पार्शियलिटी का नहीं होना चाहिए, आपने हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है, वो क्या है, इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्प्लिट दी क्रॉप्स। स्प्लिट दी क्रॉप्स का मतलब क्या है, टीम वर्क। क्या है, टीम वर्क है, कि आपने पर्सन के अंदर ये डालना है कि आपने जो काम करना है वो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, अपनी टीम में काम करना है। स्प्लिट दी क्रॉप्स का मतलब क्या है, आपका टीम वर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्प्लिट दी क्रॉप्स का मतलब क्या है, यहाँ पे टीम वर्क, ठीक है। आपने पूरे कोऑर्डिनेशन से, पूरे कोऑपरेशन से काम करना है, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, आपके 14 प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि स्केलर चेन में आपको बताती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया है स्केलर चेन से, ठीक है। स्केलर चेन और गैंग प्लैंक क्या है, ये मैं चीज़ आपको बताती हूँ। देखो स्केलर चेन में क्या है, सपोज ऐसे हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, ऐसी चीज़ है, ठीक है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ जी एच, ठीक है, ऐसी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो स्केलर चेन क्या कहता है, कि जब भी आप ऑर्डर दोगे, जब भी काम होगा वो हायरार्की से चलेगा। मतलब कि अगर ए है, ए पर्सन को कोई बात ई तक पहुंचानी है, ए पर्सन को कोई बात ई तक पहुंचानी, तो वो कैसे करेगा, कि वो बात पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, तो तब जाके ई को लगे। तो आप देखो तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना उसको टाइम लगेगा, है ना। और सिक्रेसी भी नहीं है, अगर उसको कोई बात कुछ पर्सनली कुछ बतानी तो उसको तो इससे गुजरना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये चीज़ें क्या थी, इसके डिसएडवांटेज थी, इसकी लिमिटेशंस थी, किसकी, स्केलर चेन की। स्केलर चेन का मतलब क्या है, कि एक हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको करना है, मतलब पहले ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी फिर आगे ई तक जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ सिक्रेसी है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक नया कंसेप्ट आया था, कि जिसको बोलते हम गैंग प्लैंक। क्या है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक और स्केलर चेन में क्या डिफरेंस है, देखो स्केलर चेन तो काम करता है ऐसे, और गैंग प्लैंक जो काम करता है वो बिल्कुल अपोजिट वाले से करेगा, ऐसे। जैसे मान लो ए को आई तक बात पहुंचानी है, सपोज, है ना, ए को आई तक बात पहुंचानी है, तो स्केलर चेन में तो कैसे होगा, पहले ए बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर आई तक आएगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको।
लेकिन गैंगप्लैंक क्या कहता है कि जो आपके अपोजिट वाला है उस तक आप हाथ पहुंचा सकते हो जल्दी। तो ये इससे एज कम्पेयर टू स्केलर चेन ये क्या है कम टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। स्केलर चेन में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन गैंगप्लैंक में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। स्केलर चेन क्या करता है, ऐसे काम करेगा, हायरार्की से काम चलेगा। गैंगप्लैंक क्या करेगा, ए वाला सीधा आई तक पहुंचा सकता है, बी वाला सीधा एच तक पहुंचा सकता है, सी वाला सीधा जी तक ऐसे पहुंचा सकता है। ये डिफरेंस है आपका स्केलर चेन और गैंगप्लैंक में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या थे हमारे सारे 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जिसमें किसने दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका हेनरी फ्योल ने दिए थे। इसकी ट्रिक आपने याद रखनी है, अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, डैड UC US सर OIC, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर जो हमने पढ़ा था क्लासिकल के अंदर, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर 3 होती हैं, साइंटिफिक होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है और ब्यूरोक्रेटिक होती है। साइंटिफिक आपको पता लग गया जो टेलर जी ने दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हमने 14 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, क्लासिकल में लास्ट रहते हैं ब्यूरोक्रेटिक। आज हम क्लासिकल जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ब्यूरोक्रेटिक क्या कहता है, देखो ब्यूरोक्रेटिक जो आपका था, जो मैक्स वेबर जी ने दिया था, ब्यूरोक्रेटिक किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। किसने दिया था ब्यूरोक्रेटिक, आपका मैक्स वेबर ने। तो ब्यूरोक्रेटिक क्या कहता है, ब्यूरोक्रेटिक ये कहता है कि जो काम करेंगे, जो काम होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है ना, पूरे हायरार्की से काम चलता है। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया था, मैक्स वेबर जी ने। तो ब्यूरोक्रेटिक के अंदर जो की वर्ड्स हैं वो मैंने लिख दिया। ब्यूरोक्रेटिक में क्या है, सबसे पहले इट इंक्लूड मोर फॉर्मेलिटीज़, लाइक जैसे मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफिस होंगे जितने भी, उसके अंदर कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क उसके अंदर होता है ना, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन से काम चलता है, ठीक है। वेल डिफाइंड हायरार्की, हायरार्की पूरी अच्छे से डिफाइन होती है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, अब यहाँ पर जाना पड़ेगा, है ना। और क्या है, हाईली स्ट्रक्चर है ना, पूरा क्या है, पूरे अच्छे से बने हुए हैं, पूरे रूल्स बने हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पूरा फॉर्मेलिटी से जब हम काम करते हैं पेपर। इसमें आपने अपना गवर्नमेंट ऑफिस याद रखना है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जब बात होगी तो वो कौन सा है, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने आज जो पढ़ा है वो हेनरी फ्योल जी के बारे में पढ़ा और ब्यूरोक्रेटिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो न्यू क्लासिकल और अपनी मॉडर्न थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपका इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से करेंगे। आपने अच्छे से इसे एक बार नहीं समझ में आती तो दूसरी बार अपनी वीडियो देखो, अपने खुद की वर्डिंग में प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, या फिर सजेशन लगा लो, आपने अपने जो है नोट्स खुद बनाने, खुद के नोट्स खुद की वर्डिंग में बनाने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में लंबे समय तक रहें तो आपको ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो न्यू क्लासिकल और मॉडर्न की पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि मैम आप मुझे और सजेस्ट करो कि मैं और अच्छी वीडियो कैसे कर सकती हूँ अपनी, आपको और क्या लगती है, क्या गलती लग रही है जिससे मैं अपनी अगली वीडियो और अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है दोस्तों। अभी मेरा नया सेटअप है, नया चैनल है, तो मेरे पास अभी रिसोर्सेज थोड़ा है ना, रिसोर्सेज की थोड़ी है। अगर आप लोग अपना साथ देंगे, अपना प्यार देंगे तो मतलब मैं जल्द ही अपने रिसोर्सेज को करूँगी, ब्लैक बोर्ड सारा चीज़ मैं अच्छे से करूँगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, ठीक है। आपने कमेंट करना है तभी मेरे को पता लगेगा क्या चीज़ मेरी गलत है, ताकि मैं अपनी और अच्छे से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज़ करें। तब तक के लिए इसके ऊपर अपना पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस दें, बी पॉजिटिव, ठीक है, और अपना अच्छे से रिवाइज़ करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।